पांचवी या छठी बार जो है वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। और लालू यादव जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। यानी आप इनसे पूछिए कि इन्होंने गरीबों के लिए कौन से काम किए हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि एक गरीब घर से निकल करके आने वाला प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक कमज़ोर घर से निकल कर आए, किसी राजघराने के अंदर पैदा नहीं हुए। उन्होंने आकर के आप जाइए देखिए कितने बढ़िया से रोड बने हैं। आप निकल जाइए, जहाँ 6-6 घंटे लगते थे, ईमानदारी की बात तो ये है कि 2 घंटे में आ जाते हैं हम। अगर साइंस पढ़ाई जाएगी, मदरसों में कंप्यूटर सिखाया जाएगा तो क्या संस्कृति से खिलवाड़ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से एग्री हूँ। और मैं खुद मैं तो मदरसे का ही प्रोडक्ट हूँ। मदरसों के अंदर अगर नई टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो उससे हमारे लोग और फ़ायदा उठाएंगे। वो एक जो मदरसे में हम जो गुरुकुलम और मदरसे ये दोनों एक होते हैं, पाठशालाएँ हैं ये, तो उसमें अगर आप आधुनिक एजुकेशन को आप लाएंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें सामाजिक ज्ञान और गणित और मैथ और इंग्लिश ये सब पढ़ाएंगे तो उनका दिमाग और आगे बढ़ेगा। वो देश के लिए काम करेंगे, देश में मुख्य धारा से जुड़ करके देश की सेवा करेंगे। सर, अभी महागठबंधन पर एक बार फिर से तीखी बहस छिड़ गई है। जैसा 2019 में हमने देखा था महागठबंधन तैयार हुआ था, 2024 में महागठबंधन को प्रधानमंत्री की रेस में कहाँ देखते हैं आप? नहीं, मैं तो देखिए ये देख रहा हूँ कि जितने ये गठबंधन करते हैं और जिस तरह से महागठबंधन हो या गठबंधन हो, इनके गठबंधन के अंदर क्योंकि ये निस्वार्थ नहीं होते हैं, ये स्वार्थी लोग होते हैं, तो जाहिर बात है जब अपने अपने स्वार्थ के लिए चलते हैं तो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। मगर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ गठबंधन की और महागठबंधन की ज़रूरत ही नहीं है। देश के अंदर बढ़िया सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है और देश के अंदर जो विकास कार्य हैं वो बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल इस चीज़ का जो कमियाँ रह गई हैं वो भी धीरे धीरे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि देश के लोग अपने अंदर एक ऐसी स्पिरिट पैदा करें कि वो अपने आप को भारतीय बने और भारतीयता की तरफ अपने आप को प्रेरित करें। आपने विकास की बात कही सर, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। महागठबंधन की तरफ से एक बात कही जा रही है कि 2024 में बीजेपी को उखाड़ के फेंक दिया जाए, कहाँ तक सहमत है इस बात से? नहीं, इनके अभी इनमें ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनके बस की अभी इतनी बात नहीं है कि ये 2024 में सरकार को या मोदी जी को उखाड़ के फेंक दें। मैं नहीं समझता हूं कि अभी इनकी समाज के अंदर इतनी छवि हो गई हो। इनका तो हाल ये है कि अभी आप देखिए जो बिहार में जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो आप देखिए कि अभी उन्होंने एक जहां यानी हम बाहुबल के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं और उन्हें कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं ताकि समाज के अंदर से जो ये ताकतवर जो कमज़ोर को सताते हैं और आप एक ऐसे आदमी को जो है वो छोड़ते हैं कि जिसने एक कलेक्टर को जिसने मारा हो और उसकी में वो सज़ा भुगत रहे हो और आप उन्हें छोड़ देते हैं, तो किस तरफ आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है समाज और समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। आप देखिए उठा करके बिहार का अगर हम उदाहरण दें, बिहार है, बंगाल है, इसी तरह से आप राजस्थान के अंदर पिछले दिनों आपने देखा, तो हम ये देख रहे हैं कि जिस अंदाज से जो ये लोग कार्य कर रहे हैं, इनके कार्य जो हैं मैंने तो आज तक ये समझा है कि कांग्रेस और अन्य जो पार्टियाँ हैं इन्होंने समाज के अंदर इन्हें बड़ा समय मिला है। 15-15 साल लालू यादव जो है वो 15 साल जो है मुख्यमंत्री रहे, तो लालू यादव गरीबों को नहीं आगे ला सके, हाँ अपनी गरीबी को ज़रूर ख़त्म किया। ये माफियाओं को छोड़ने की बात कही सर, पर नीतीश कुमार तो खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, ठाकरे से मिलते हैं, क्या लग रहा है कहाँ तक वो पहुँच पाएंगे प्रधानमंत्री की दौड़ में? नहीं, ये लोग उन्हें खुद भी मालूम है कि वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच पाएंगे। बल्कि अभी जो मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिन्हें उन्होंने छोड़ा है, जो आनंद जी हैं, वो ये कह रहे थे, बाहुबली नेता है, वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं। अभी तो ये इनके लिए नहीं, अभी तो ये विपक्ष ही मजबूत नहीं है। यानी जनता ने, भारत के लोगों ने इन्हें विपक्ष में बैठने के लायक ही नहीं बनाया। आज भी कोई जो है विपक्ष का नेता नहीं है, तो पहले इन्हें अपनी छवि को ठीक करना चाहिए, लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 15 साल 20 साल यानी 5वीं या छठी बार जो है वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। और लालू यादव जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। यानी आप इनसे पूछिए कि इन्होंने गरीबों के लिए कौन से काम किए हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि एक गरीब घर से निकल करके आने वाला प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक कमज़ोर घर से निकल कर आए, किसी राजघराने के अंदर पैदा नहीं हुए। उन्होंने आकर के आप जाइए देखिए कितने बढ़िया से रोड बने हैं। आप निकल जाइए, जहाँ 6-6 घंटे लगते थे, ईमानदारी की बात तो ये है कि 2 घंटे में आ जाते हैं हम।
तो क्या ये विकास कार्य नहीं है? एक तरफ जैसे आपने विकास कार्यों की बात की, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के कुछ नेता हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, जो कहते हैं कि भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है, नफरत फैला रही है, देश में दो समुदायों को लड़वा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की इस बात से कहाँ तक सहमत होंगे आप? नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन ये करना चाहूँगा। ओवैसी साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोगों ने, यानी हम जैसे लोगों को ये काम करना चाहिए कि हमें पॉलिटिकली तौर पर हमारी कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं है। मुसलमानों की किसी भी पार्टी से, यानी कांग्रेस से रिश्तेदारी नहीं और बीजेपी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मैं आज हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप, कांग्रेस ने 1947 के बाद 60 साल कांग्रेस को मिले हैं, उसने सिर्फ तुष्टीकरण किया। तुष्टीकरण का मतलब है कि आपको खुश किया और खुशी के अलावा आपको कुछ नहीं दिया। आपको एजुकेशन से दूर कर दिया, आपको आपकी आर्थिक तौर से आपको कमज़ोर कर दिया। और आर्थिक तौर से कमज़ोरी की जब मैं बात करता हूँ तो जितने शहर हैं हिंदुस्तान के अंदर, उतने उनसे ज़्यादा दंगे हुए हैं और उसमें लाखों हिंदू और मुसलमान जो है वो मारे गए, उनकी हत्याएं हुई और उनके ऊपर कोई केस नहीं चले। आज कम से कम आज देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा देश जो है उसमें कहीं भी दंगा नहीं हो रहा है। और हमारे बच्चे और बच्चियाँ, मैं तो हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं सब पूरे भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ कि आज जब पीस का माहौल है तो हमारी बच्चियाँ ख़ास तौर से आगे बढ़ रही हैं। यानी जिसमें जो भेदभाव का शिकार होती थी, यानी बच्चे से मुराद मेरी कि लड़कियों के साथ भेदभाव करते थे लोग, आज मुस्लिम लड़कियां हों या हिंदू लड़कियां हों, वो सब आगे बढ़ रही हैं। उनका रिजल्ट बेहतरीन है, उनका कार्य अच्छा है। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी क्योंकि नीचे से निकल करके आए हैं, उन्हें कोई आदमी क्या ये प्रधानमंत्री बना देते। और जहां तक इसका सवाल है जो मैं आपने ओवैसी साहब के बारे में कहा, मैंने अनेकों बार ये बात कही है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी जो सरसंचालक हैं आरएसएस के, वो बार बार ये कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है। वो बार बार ये कहते हैं कि हमें अगर कोई भी वर्ग कमज़ोर होगा तो हम भारत को विकसित नहीं बना सकते। तो ये सच्चाई है कि भारत को अगर मजबूत और शक्तिशाली बनाना है तो सारे वर्गों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने 80 करोड़ को जो खाद्य सामग्री दी है या जो मकान बनाए हैं, कच्चे मकानों को पक्का बनाया है, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। और रहेगी बात ये जो कुछ हो रहा है, वो ये ओवैसी साहब से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा या ओवैसी साहब जैसे लोगों से कि आप मुझे बताइए कि अखिलेश यादव ने, मुसलमानों ने उसे बादशाह बनाया, मुसलमानों ने उसे बहुत बड़ा उनका एक एम्पायर, यानी दूध बेचने वाले लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग, आज उनका पूरा घर राजघराने में बदल जाता है। लालू यादव भैंस चराने वाला आदमी, वो आज उनका घराना राजघराने में बदल जाता है। आज गरीब मुसलमान या एससी एसटी के लोग या ओबीसी के लोग, मायावती आज महारानी बन जाती है। उन एससी एसटी को क्या फ़ायदा हुआ? अभी हम आरक्षण के ऊपर ये बात कर रहे थे कि एजुकेशन की जैसे बात की, माफ़ी चाहूँगा रोकने के लिए बीच में, आपने एजुकेशन की बात की, पर हम देखते हैं कि जब असम में, यूपी में जो मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, साइंस लाई जा रही है, कंप्यूटर लाया जा रहा है, मोदी जी ने बोला एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की जब बात की जाती है, तो कई विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो जिनको मिर्च लग जाती है, हम कहें, जो ये कहते हैं कि नहीं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर साइंस पढ़ाई जाएगी मदरसों में, कंप्यूटर सिखाया जाएगा, तो क्या संस्कृति से खिलवाड़ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से एग्री हूँ। और मैं खुद मैं तो मदरसे का ही प्रोडक्ट हूँ। मदरसों के अंदर अगर नई टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो उससे हमारे लोग और फ़ायदा उठाएंगे। वो एक जो मदरसे में हम जो गुरुकुलम और मदरसे दोनों एक होते हैं, पाठशालाएँ हैं ये, तो उसमें अगर आप आधुनिक एजुकेशन को आप लाएंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें सामाजिक ज्ञान और गणित और मैथ और इंग्लिश ये सब पढ़ाएंगे तो उनका दिमाग और आगे बढ़ेगा। वो देश के लिए काम करेंगे, देश में मुख्य धारा से जुड़ करके देश की सेवा करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर मदरसों के अंदर आधुनिकीकरण किया जाए तो ये वक्त की ज़रूरत है और इसमें कोई मुदाखलत नहीं है। अगर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व मिश्रा जी, शर्मा जी अगर ये बात कहते हैं कि हम मदरसों को मॉडलाइज करेंगे और हम उनमें जितनी भी आधुनिक चीज़ें हम लेकर आएंगे, तो हम भारत सरकार से भी ये बात कहना चाहते हैं और तमाम राज्यों से कहना चाहते हैं कि आप बगैर निसंकोच आप उनके अंदर ये आधुनिकीकरण लाइए ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ करके राष्ट्र की ऐसे ही सेवा करें जैसे अन्य छात्र करते हैं। और मैं इसकी कमी महसूस करता हूँ कि एक सिलेबस ऐसा होना चाहिए,
यकीनन ऐसा होना चाहिए कि जो दब के रह गया है कि मोहम्मद साहब की जो एजुकेशन है वो पूरी दुनिया में अमन और भाईचारा कायम करने के लिए, सब शोषितों का साथ देने के लिए है। आज हमारे इन लोगों के चरित्र से ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी एजुकेशन दब के रह गई है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मदरसों को मॉडर्नाइज़ किया जाए, उसमें मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। मैं इसके हक़ में हूँ। और एक ऐसा सिलेबस यकीनी तौर से होना चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम राष्ट्र को उनके मनों के अंदर बिठा सकें। और राष्ट्र अगर कमज़ोर होगा तो हम सब कमज़ोर होंगे। राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं है। जैसे सर हम जनता के बीच जाते हैं, एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे कि जनता के बीच हम जाते हैं तो जनता में कहीं ना कहीं आजकल एक नई मांग उठ रही है, जब से अतीक अहमद को मारा गया, उसके बेटे का एनकाउंटर किया गया, कि योगी जैसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। तो जो ये जनता की मांग है योगी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेकर जाने की, यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तो खैर लंबा फासला हो सकता है। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, देखिए, एक बात आपको बताएं कि योगी जी के बारे में मैं ये बात कहूँगा कि योगी जी एक निष्पक्ष और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए हैं, पक्षपात का आरोप सबसे ज़्यादा उन पर होना चाहिए, नहीं इसलिए होना चाहिए कि वो आदमी तो संत आदमी है जो ईश्वर को खोजने के लिए निकला हो। वो ईश्वर के बंदों के साथ कैसे भेदभाव करेगा, मैं नहीं समझता हूँ। और उन्हें सबके साथ भेदभाव किसी के साथ ना वो कर रहे हैं और ना वो करेंगे। ऐसी मैं आशा भी करता हूँ उनसे कि आप सबको एक ईश्वर की संतान हैं हम। और यही हमें, क्योंकि वो जिस उससे आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, नाथ समुदाय यानी गौरक्षक, वो तो जो गौरक्षक है, अब गौ की रक्षा करने वाला, वो इतना अच्छा उसका जहन होता है, वो किसी इंसान को क्यों नुकसान पहुंचाएगा। मेरा एक सवाल है कि ये तो अलग बात है कि कब कौन क्या बनेगा, ये तो ईश्वर के हाथ में है, हालात क्या बनते हैं, कल क्या हालात होंगे। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम तो दुआ करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो और वो सैकड़ों साल जो है, दसों साल तक, और अगले टर्म में भी वही आएँ, उससे अगले में भी वही आएँ, वो इतने सेहतमंद रहें। और योगी जी प्रदेश को चला रहे हैं, आधा प्रदेश, आधा हिंदुस्तान तो उत्तर प्रदेश है ही। तो मैं तो इसमें ये बात जोड़ना चाहूँगा कि ईश्वर के बंदों के साथ अगर योगी जी भी भेदभाव करेंगे तो फिर कौन ऐसा होगा जो इंसाफ करेगा। मैं तो उनसे ऐसी आशा भी करता हूं और उनके कर्तव्य में भी ये शामिल है। तो मैं एक बात ये कहा करता हूं कि जो लोग पशु पक्षियों की हिफाजत करते हों, जो इन्वायरमेंट की फ़िक्र करते हों, वो इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अब रह गया वो जो समाज के अंदर ऐसे लोग हैं कि जिनसे समाज के अंदर जो है वो नफ़रत फैल रही है, या बाहुबल जहर घुल रहा है, या उनसे कमज़ोर लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसों को कंट्रोल करना चाहिए। और हमारी संवैधानिक जो व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि संविधान के अनुसार उन्हें कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। बल्कि मैं लास्ट में एक निवेदन भी करना चाहता हूं समस्त पार्टियों से कि आप हमने जिस वक्त ये अन्ना हज़ारे का मूवमेंट चल रहा था, मैं उसके फाउंडरों में से हूँ, तो उस वक्त एक आदमी गुनहगार है इस देश के अंदर, वो है अरविंद केजरीवाल। वो मुख्यमंत्री गुनहगार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूं गुनहगार है पूरे देश का कि देश के लोगों में हम ये कह रहे थे भाई पार्टी बनाने से काम नहीं होगा, तुम ये तो हो सकता है कि तुम एक राजनेता बन जाओ। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने करप्ट लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा कि उस वक्त सारी पार्टियों ने जो करप्ट लोग थे, नेता थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्हें पीछे करना शुरू कर दिया था। इन्होंने पार्टी बनाई और वो प्रेशर ख़त्म हो गया। और प्रेशर आज जो समाज के अंदर एक प्रेशर बना था पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर, वो कमज़ोर हो गया। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस पर गौर करें, आप हमारी बात पर ध्यान न दीजिए, आप इस पर गौर करिए कि देश बड़ी मुश्किलों से आज़ाद हुआ है। हमारे 200 साल तक यहाँ अंग्रेज़ रहे, उससे पहले भी जो और रहे वो भी हमारे ऊपर शासक ही थे। हम तो आज हुकूमत कर रहे हैं, हम भारतीयों की हुकूमत तो आज है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बाहुबली लोग हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, जो समाज के अंदर कमज़ोरों को सताते हैं, उन्हें आप प्रोत्साहन मत दीजिए, उन्हें आप जो है वो लाइमलाइट में मत लाइए। ऐसे लोगों को लाइए जो अच्छे लोग हों, जो समाज की सेवा कर सकें। आपके कार्यकर्ताओं में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों को बढ़ाइए आगे। जब अच्छे लोग आएंगे तो देश का कल्याण होगा, देश आगे जाएगा। देश हिंदू और मुसलमानों से नहीं, देश प्यार और मोहब्बत से चलेगा। और हमारा एक संविधान है जो बहुत प्यारा संविधान है, उस संविधान के अनुसार ही सारे फैसले होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।